नमस्कार बच्चों, हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विधायिका किस प्रकार मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। यहाँ विधायिका से मतलब है कि जो हमारे देश की संसद है उसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, तो किस प्रकार से वो मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें आंसर में, संसद के दोनों सदन सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यों पर प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछकर मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें, स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाकर। स्थगन प्रस्ताव जिसको हम एडजॉर्नमेंट मोशन भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है। स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो जब देश में कोई गंभीर समस्या आती है और ऐसा मुद्दा होता है जिसे टाला नहीं जा सकता है, तो उस पर चर्चा के लिए यह स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और इसमें संसद में जो भी कार्यवाही चल रही होती है उस सारी कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया जाता है और उस मुद्दे पर बात की जाती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई भी सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से अविलंबनीय, यानी कि ऐसा मुद्दा जिसको टाला ना जा सके, जो लोक महत्व का मुद्दा होता है, किसी मामले की ओर उस मामले की ओर किसी मंत्री का ध्यान लाना चाहता है कोई भी, तो उससे अनुरोध करता है, सदन में अनुरोध कर सकता है कि उस मामले पर, उस मामले से संबंधित जो भी मंत्री है उस पर अपना कोई भी वक्तव्य दे, उस पर कोई भी अपनी बात रखे, जिससे कि उस समस्या का हल निकाला जा सके। और इसके लिए प्रस्ताव को संसद में एक सूचना दी जाती है जिसे ध्यान आकर्षण सूचना कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, मंत्री परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे संसद की स्वीकृति ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 कि नगर निगम के कार्यों का चर्चा कीजिए। नगर निगम के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो पहला पॉइंट है इसमें, शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सफाई की व्यवस्था करना, शहरों में बिजली, सड़कों पर रोशनी व जल आपूर्ति की व्यवस्था करना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, प्राइमरी स्कूल जो होते हैं पहली से लेकर 5वीं क्लास तक, सड़क निर्माण, घर, बाजार, होटलों के निर्माण के नियम बनाना, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, शमशान भूमि, कब्रिस्तान की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था करना। ये सारे कार्य किसके हैं, नगर निगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक विकास तथा समानता को बढ़ावा देने वाले 3 नीति निदेशक सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह 14 करोड़ से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करे। और फोर्थ पॉइंट है, राज्य में बेरोजगार, वृद्धावस्था, विकलांगता जैसे मामलों में राज्य द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गहन खेती और विस्तृत खेती के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। विस्तृत खेती किसे कहते हैं, जब एक ही फसल बहुत बड़े उत्पादन क्षेत्र में उगाई जाती है उसे विस्तृत खेती कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ जैसे प्रमुख देशों में विस्तृत खेती का चलन है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में व्यापक विस्तृत खेती देखने को मिलती है। गहन खेती किसे कहते हैं, जब हम खेती के लिए देश की सीमित भूमि का उपयोग करते हैं तो उसे गहन खेती कहते हैं। पंजाब गहन खेती का प्रमुख उदाहरण है। भारत में केरल में गहन खेती की जाती है। तो विस्तृत खेती और गहन खेती, विस्तृत खेती बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल का उत्पादन करना, और गहन खेती कम क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के साथ फसल का उत्पादन करना और अधिक उत्पादन प्राप्त करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता जीन, प्रजातियों और एक क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र की कुल संख्या को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं।
और दूसरे शब्दों में देखें, जैव विविधता शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जैव और दूसरा है विविधता। एक है जैव और दूसरा है विविधता, जिसमें जैव का अर्थ है जीवन और विविधता का अर्थ है विभिन्नता। तो हम दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाए जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। पौधे और जानवर ही जैव विविधता के एक छोटे घटक का निर्माण करते हैं। पौधे और जानवर भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और सूक्ष्म जीव, मृत जीव तथा पौधों का अपघटन करते हैं। ये क्या है, पारिस्थितिक बनती है, एक जैव विविधता बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जैव जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 10,000 है और उस क्षेत्र में का क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकालना होगा तो हमें 10,000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 100 निकल के आएगा। तो हम कहेंगे कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग कितने लोग रहते हैं, वही जनसंख्या घनत्व होता है। तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या है, संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 2 कारक हैं, प्राकृतिक कारक और दूसरा है सामाजिक आर्थिक कारक। प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, उच्चावच के कारण, जलवायु के कारण, मृदा के कारण। उच्चावच में क्या आएगा, यानी कि वह क्षेत्र जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में हम देखते हैं जनसंख्या कम देखने को मिलती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जलवायु के कारण बात करें तो जिन क्षेत्रों की जलवायु बहुत अधिक ठंडी होती है या बहुत अधिक गर्म होती है, वहाँ जनसंख्या कम देखने को मिलती है, और जिन क्षेत्रों की जलवायु अनुकूल होती है वहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। मृदा के कारण बात करें, जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक देखने को मिलेगा, और जहाँ मिट्टी में उपजाऊपन नहीं है वहाँ जनसंख्या कम देखने को मिलती है। सामाजिक आर्थिक कारण की बात करें, जिसमें पहला है औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होंगी, जहाँ उद्योग धंधे होंगे, और शहरीकरण जहाँ पर होगा यानी कि आधुनिक सुविधाएं होंगी, स्कूल, कॉलेज, बस, चिकित्सा, सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। परिवहन और संचार की बात करें, जिन क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं अच्छी हैं, संचार के साधन की सुविधाएं अच्छी हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, और जहाँ पर इन सुविधाओं की कमी है वहाँ जनसंख्या कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार क्या है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। इसके 3 भाग हैं, मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा है मंत्रणा संबंधी या सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो मूल क्षेत्राधिकार जिसको हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी बोलते हैं या प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, जिसमें संघ सरकार मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है, ठीक है, संघ सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करना। यानी संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल किया जाएगा। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसको अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन भी कहते हैं हम, किसी निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। उच्चतम न्यायालय में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की अपील की जा सकती है। मंत्रणा संबंधी क्षेत्राधिकार या सलाहकार क्षेत्राधिकार जिसको हम एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मामलों पर विशेष परामर्श देने का अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर यदि कोई सलाह मशवरा करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मना नहीं कर सकता है। उन्हें राष्ट्रपति को एडवाइस करना होगा, परामर्श देना होगा। तो आज के क्वेश्चन थे, इनको एक बार ध्यान से सुन लें सभी और देखें, बार बार लर्न हो जाएंगे। एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।